5 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्क्स के आपके 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू की फॉर्म में, 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे 5 आपके, 3 क्वेश्चंस 5 मार्कर होंगे 5 और 2 क्वेश्चंस 5 मार्कर होंगे, यानी कि 25 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा जिसमें कि आपको प्रॉपर्ली लिखना होगा, और 5 नंबर का पेपर आपका एमसीक्यू की फॉर्म में होगा, और 10 नंबर आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस। तो चैप्टर थोरली रीड कर लीजिए। इंटरनल बेस पेपर होगा सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में, आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ये पीटी, और आपका सेशन भी एक ऐसा सेशन है जिसमें पीटी के नंबर हमें भेजने होंगे। तो पीटी के आप अच्छे से प्रिपेयर करें पीटी के लिए, सो दैट इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू इन टर्म 1 आल्सो। टर्म 1 में भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, और अगर अब आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए अगर सब्जेक्टिव अच्छे से आता है, कांसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और हमारा क्वेश्चन इजी है, स्कोरिंग भी है, अच्छे से कर लेंगे, आसान है। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी आसान है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वैसे तो हमने कवर अप किए हुए हैं चैप्टर वाइज, फिर भी लेसन पर ध्यान देना और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से रिवाइज करना। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू डू योर वर्क। आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आप बड़े हो चुके हैं, ये टीचर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि आप उल्टा मरवा के आपको याद करवाएं। आप खुद याद करें, आप खुद समझे चीजों को। जैसे ही आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, हमने सिलेबस करवा दिया, आप अपने आप करें, एक्स्ट्रा अपने आप पढ़ें, इंटरनल्स अपने आप करें, कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर करें। डाउट्स है तो टीचर है, डाउट्स के लिए तो टीचर आपके पास है, लेकिन आपके दिमाग में बिठाने के लिए नहीं, वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास बहुत एबिलिटी है, पबजी के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां हमने कभी सोचा नहीं होगा। कईयों की ड्रीम 11 भी होगी, ठीक है ना, 20-20 रुपए का वाउचर भी आ गया होगा शायद, जो कि कंपनी लालच दे देती है, या कोई और गेम जो आपका मनपसंद खेलते होंगे। लेकिन ध्यान दें और अब पढ़ने पे फोकस करें, ठीक है। हम एक एक दिन एक एक चैप्टर को देंगे आपके डाउट्स के लिए, और एक एक दिन देंगे रिवीजन के लिए। ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमने सिलेबस कवर करना है जल्दी जल्दी, ताकि रिवीजन के टाइम पे ज्यादा फोकस हो सके। आपका टर्म 1 इंपॉर्टेंट है, पीटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल का जो रिजल्ट आया है, अभी जो 10th का रिजल्ट आया था, उसमें पीटी के नंबर थे, वेटेज थी 10 मार्क्स की। और तो बोर्ड ने क्या किया, बहुत सारे स्कूलों की शीट भी मंगवा ली है, तो हमारे पास तो रिकॉर्ड होगा, अब हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। वो आपके ऊपर है कि आपने अच्छे नंबर लेने हैं या आपने नहीं लेने हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से नंबर मिलेंगे, और 40 मार्क्स का पेपर आपका अच्छा प्रॉपर पेपर होगा, तभी आपके 25 नंबर के क्वेश्चन जो है वो 5 मार्कर है पेपर में, पूरा लेंथी पेपर होगा, ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को कवर करेगा। ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। मैम से पूछ लीजिएगा सुदेश मैम से कि हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर आएगा, और सिविक्स, ज्योग्राफी का चैप्टर है एग्रीकल्चर, और चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। चैप्टर मिनरल, ये मिनरल बेस जो है, ये भी पीटी में इसमें से कुछ पार्ट आएगा, तो हमने प्रीवियस चैप्टर अभी किया है, क्योंकि मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेश्चन की फॉर्म में आपके आ सकते हैं। लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन 2 मार्कर और 1 मार्कर उसमें से आ सकता है, तो वो भी आप रिवाइज करें, ठीक है। मिनरल बेस्ड वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल मिनरल से प्रोवाइड होता है, माइनिंग से मिलता है, या जो मिनरल से चलती हैं, मिनरल्स के ऊपर बेस्ड है, वो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, जिनमें एज ए रॉ मटेरियल मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोलू कंसंट्रेट, आप इन सब में सबसे सीनियर है, और आपका दिमाग भी अच्छा और एक अच्छे बच्चे भी। जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, वो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। एग्जांपल
सारी की सारी हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन एक आता है 5 मार्क का क्वेश्चन, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? एक बात बताएं बेटा, कोई भी चीज, ये पंखा है या आपका डेस्क है या वो बस इसमें आप बैठ कर आ रहे हैं या आपके घर में जो भी मटेरियल इस्तेमाल होता है वो किससे बनता है? मशीनों से चीजें बनती हैं। और मशीनें किससे बनती हैं? मेटल। मेटल में भी बेसिकली आयरन और स्टील की ही मशीनरीज होती हैं। स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, स्टील अलॉय है और उसको रस्ट प्रूफ होता है, इसलिए स्टील का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो भी चीज हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पिन से लेकर हवाई जहाज तक, कील से लेकर हवाई जहाज तक, ये चॉक, ब्लैकबोर्ड, एवरीथिंग इज मेड बाय मिनरल्स। हर चीज जो है वो मिनरल से बनी है। और स्टील और आयरन को बैकबोन, स्टील और आयरन इंडस्ट्री को बैकबोन कहा जाता है क्योंकि जितना ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होगा, जितनी ज्यादा मशीनें बनेंगी, इट मींस उतना ही ज्यादा अदर इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। एक लैपटॉप ही हम खरीदते हैं या पीसी हम खरीदते हैं, मोबाइल फोन ही अगर हम खरीदते हैं, तो वो सारे इक्विपमेंट्स किससे बन रहे हैं? मशीन से बन रहे हैं। और मशीन किससे बन रही है? आयरन और स्टील से। इट मींस जितनी ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री का साइज बड़ा हो रहा है, यानी कि उतना ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और प्रोडक्शन वहां का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, थ्रेशर का इस्तेमाल होता है, कंबाइन मशीन का इस्तेमाल होता है, फसल काटने के लिए मशीन इस्तेमाल होती है, चूड़ा बनाने के लिए मशीन इस्तेमाल होती है। ये सारी मशीनरीज किससे बनती है? कहाँ बनती है? इंडस्ट्रीज के अंदर। और इंडस्ट्री में किससे? आयरन और स्टील की मशीनरी से। इसका मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जितना, पहला पॉइंट। दूसरा, जितना ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप करेगी, इट मींस उतना ही अदर सेक्टर्स की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। तीसरा, आयरन और स्टील जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे हम, जितना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उतना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि सारी चीजें तो अपनी कंट्री में इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सरप्लस को बाहर बेच रहे हैं। इसका मतलब फॉरेन करेंसी बढ़ रही है। जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार भी उतना ही ज्यादा मिल रहा है। रोजगार ज्यादा मिल रहा है मींस इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है। इनकम ज्यादा जनरेट होने का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि हम अमीर देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। तो जितना आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप होगा, उतना ही अदर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, पहली बात। दूसरी बात, उतना ही एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा। तीसरा, उतना ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा बढ़ेगा। चौथा, सरप्लस प्रोडक्शन को हम बाहर सेल करेंगे। और इट इज अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ये एक इंडिकेटर है, जितना आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप होती है, इसका मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। वो देश उतना ही ज्यादा अमीर हो रहा है, क्योंकि हम ये कहते हैं जिस देश में सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है, सर्विस सेक्टर डेवलप होता है, वो देश अमीर माना जाता है। एग्रीकल्चर की बजाय हम सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर पे फोकस करें तो वहां डेवलपमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो जब फसल उगाई जा रही है तब काम हो रहा है, फसल काटी जा रही है तब काम हो रहा है, बाकी 6 महीने काम नहीं है, तो बेरोजगारी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर तो 24/7 24 घंटे 365 दिन, 7 के 7 दिन 24 घंटे काम होता है। इसका मतलब वहां पर प्रोग्रेस के चांसेस ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं जितना सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा, उतना ही देश अमीर होगा। सेकेंडरी सेक्टर के लिए कोई इंडस्ट्री अगर हमें लगानी है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? बैंकिंग और फाइनेंस चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा? सर्विस सेक्टर। हमें ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी, इंजीनियर्स की जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा? सर्विस सेक्टर। हमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की ज्यादा जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा? सर्विस सेक्टर। तो जितना सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा, उतना ही ज्यादा तेजी से टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप होगा। इट मींस सर्विस, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आ रहा है? मुकुल मील, इट्स टाइम टू मील। आने का समय तो नहीं है? मुकुल, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि आप
यहाँ है तो सही और यहाँ है नहीं, या फिजिकली इन मेंटली आउट। आप घर में ही पहुंच गए हैं अपने फोन के साथ, वापिस आएंगे। लॉकडाउन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमने अपने बच्चों को खोया है। नाउ दे बिकम इमोशनलेस। आप अपने फोन के लिए अपने पेरेंट्स से लड़ाई कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं और उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी बात को माने। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस मॉडर्न टाइम पीरियड का भी। चलो लॉकडाउन में तो एक मजबूरी थी, नॉर्मल डेज में भी पेरेंट्स छोटे बच्चे को भी म्यूजिक सुनाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। एज अ रिजल्ट एकदम वो आता है कि वो खाना छोड़कर सिर्फ मोबाइल पे कंसंट्रेट करता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इमोशंस खत्म हो जाता है क्योंकि हमारा इमोशन किससे जुड़ गया? सिर्फ फोन से। अपनी लाइफ में वापस आइए। आप क्लास में बैठे हैं और यहाँ बैठने के बदले आपको कुछ गेम भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आए, दोस्तों से मिले, बात की और वापस चले गए। नो, साथ वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि उसको पनिशमेंट मिल रही है आपको साथ बैठा के। उसको ये लगना चाहिए कि अच्छा बच्चा बैठा है, कल मैं खुद ही उसके पास जाके बैठूंगी। एम आई राइट शैलेश? साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे। देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 5 मार्क का क्वेश्चन है बेटा यहाँ से हमारा। Why iron and steel industry is known as the backbone of economy? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री? वैसे क्लियर हो गया अभी तक आपको? बताएं उल्लास, क्यों कहा जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी? जितनी भी चीजें हैं वो वहीं से ही बनती हैं, वो इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। अगर आप एक बहुत बड़े घर में रहते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप अमीर हैं या नहीं, वो घर आपको इंडिकेट करता है, आपके बारे में पता अपने आप ही बता देता है कि जिसके पास इतना बड़ा घर है वो सेफ है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जितनी ज्यादा डेवलप है, इट मींस ये देश इतना ही ज्यादा डेवलप। Iron and steel industry is the basic industry since all the other industries, heavy industry, medium and light, depend on it for their machinery. First point, iron और steel industry important क्यों है, backbone क्यों कहलाती है, ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपका आंसर सेम रहेगा। पहली बात, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो हेवी है, चाहे वो मीडियम है या लाइट इंडस्ट्री है, उनके लिए मशीनरीज को प्रोवाइड करता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। Then beta, steel is needed to manufacture a variety of engineering goods. Other machineries बनाने के लिए भी, construction material के लिए भी, defense के लिए भी, medical और electronic scientific equipments के लिए भी हमें iron और steel या steel की जरूरत होती है। और वो कहाँ से मिलता है? iron और steel industry से। Then production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development. तीसरा, प्रोडक्शन जो होता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर वो एक इंडेक्स है देश की डेवलपमेंट का। Then iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost. आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो हेवी और बल्की होता है, इसीलिए इसे हेवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। और मोस्टली प्लांट कहाँ पर होंगे इसके? जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। क्लियर? ये हमारा 5 मार्कर बन गया, बहुत बार पेपर में आया हुआ है तो इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी पैसेज के अंदर प्रोसेस है कि हम स्टील कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये 1 मार्कर भी हो सकता है आपका और आपका 3 मार्कर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। आयरन और जो कच्चा लोहा निकलता है, एंथ्रेसाइट,
में से हेमेटाइट और एंथ्रासाइट, ये दो तरह, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो तरह का लोहा हमारा कच्चा रॉ फॉर्म में निकलता है। उसके साथ हम कोकिंग कोयल, कोयले को मिला देते हैं प्लस लाइमस्टोन। 4 रेशियो ऑफ आयरन, 2 रेशियो ऑफ कोयल, 1 रेशियो ऑफ लाइमस्टोन, तीनों को जब प्रोसेस किया जाता है, भट्टी में डाला जाता है, तो उसकी प्रोसेसिंग से हमारे पास स्टील निकल कर आता है, स्टील बन जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाती है लोहे की। एंड सम क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड? तो ये वन मार्कर है, कहां पर लोकेटेड होंगे? जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, कोयला भी, लोहा भी और लाइमस्टोन भी, तो हमारा प्लेटो रीजन में ये इजीली अवेलेबल है। क्लियर करता है? ये उसके ऊपर डबल स्टेनलेस, जिस पर स्टेन ना आए, स्ट्रेट्स जो ज्यादा मजबूत, जो ज्यादा सॉलिड हो। आप अलग अलग तरह का स्टील देखते हैं, आपको जो गोल्ड भी बनाते हैं ना, जो गोल्ड की ऑर्नामेंट्स होती हैं, उसमें भी मिक्सिंग होती है, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी कभी नहीं बन सकती, उसमें कॉपर और अदर मेटल्स को हम मिलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आयरन को मजबूती देने के लिए हम इसको मैग्नीज के साथ प्रोसेस करते हैं। पहले तो प्योर आयरन बना देंगे, कोयले के साथ जो डस्ट होगा या अदर मटेरियल होगा वो निकल जाएगा, मैग्नीज मिला दिया तो ये स्टील बन गया। स्टेनलेस मींस हैवी स्टील बन गया और वो ज्यादा मजबूत होगा। आप देखिए नॉर्मली घर के अंदर या कई जो स्टीम्स निकलती हैं, पाउडर, वॉशिंग पाउडर, कोई नई कंपनी आ रही है तो वो सर्वे के लिए बेचती है, एक पैकेट के साथ एक स्टील का गिलास, कटोरी ये मिल जाएंगे, या फिर गलियों में कपड़ों के बदले बर्तन देने के लिए आते हैं, तो वो स्टील आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद वो क्रैक हो जाता है, किनारे गिलास के, प्लेट के टूट जाते हैं, कटोरी के वो ब्रेक हो जाते हैं। क्यों? स्टील तो मजबूत होता है, करेक्टली। तो स्टेनलेस मींस वो ज्यादा मजबूत होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह की क्रॉस वगैरह नहीं आएगी, उसकी जो सॉलिडिटी होगी, ये ड्यूरेबिलिटी होगी उसकी, वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंशिएंट टाइम में जो इंजीनियर थे, जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तो वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से चीजें बनाते थे। लेकिन 11th 12th सेंचुरी के अंदर बना हुआ कुतुब मीनार का वो जो पिलर है, कुतुब मीनार के वहां एक पिलर है मेटल का, लेकिन आज तक हम ये नहीं जान पाए कि वो मिनरल किस मिनरल से मिलकर बना है। अभी तक 1 साल बीतने के बाद वो रस्ट प्रूफ है, कोई सब नहीं है, वो सोने का भी नहीं है, वो स्टील का भी नहीं है, वो चांदी का भी नहीं है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है उसमें। लेकिन कौन सी मेटल है? वो सैंपल निकाल के देख लिया बेटा, फेल हो गया। कैसे एक पिरामिड की शेप बनी और अंदर जो बॉडीज हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो एज इट इज है, क्योंकि राजा ने ये सोच विचार किया था कि मेरे को मुझे इस तरह से प्रोसेस किया जाए मेरे मरने के बाद कि इन फ्यूचर कभी कोई ऐसी टेक्निक आए जिससे मरे हुए आदमी को जिंदा किया जा सके, तो मैं दोबारा इस जीवन को जीना चाहूंगा। तो उसके ऊपर एक केमिकल की कोटिंग की गई थी और वो डेड बॉडीज जो है वो आज तक एज इट इज है, जिसका भी देखते होंगे आप। और पिरामिड जो है वो स्पेशली बनाए गए थे, शेप इस तरह की, सनरेज उसके ऊपर इस तरह से पड़ती रहे कि वो डीकंपोज ना हो। ऑब्वियसली बॉडी तो डीकंपोज हो जाती है, पर वो क्यों नहीं हो पाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इतने लंबे समय में कोई भी केमिकल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक या फिर कहते हैं कि प्लास्टिक कभी जगह डीकंपोज नहीं होता, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आता होगा ना कि प्लास्टिक जो हमने नीचे गाड़ भी दिया है वो डिसअपीयर हो जाएगा। यस, छोटे छोटे पार्टिकल्स को टूट जाते हैं, चिक लगाते हैं हम घर में, और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो ऐसा कैसे हजारों साल बीतने के बाद भी बॉडी जो है वो डीकंपोज नहीं होती? उनकी साइंस हमसे ज्यादा अच्छी है। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, अभी यही हमारी बिल्डिंग है, 6 साल में इसको बने हुए, क्या ये 60 साल तक ऐसी रहेगी? नो मैम। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दरार आ जाएगी, खिड़कियां टूट जाएंगी, कुछ हम कर देंगे योगदान इसमें, बोर्ड वगैरह। तो जैसे ये देखो गुड एग्जांपल्स,
नहीं ऐसे क्यों करते हैं लोग, ये हमारा ड्रॉबैक है। नेशनलिज्म नहीं है हमारे अंदर, हम बेवकूफ हैं कि जहाँ हम बैठते हैं ना उन्हीं चीजों का नुकसान हो जाता है। नहीं तो क्या हमारे घरों में ऐसे होता है? ये ड्रग्स तो सबके घर में भी है, फिर यहाँ क्यों ऐसा? हमें एक अच्छी चीज मिली यूज करने के लिए, लेकिन अच्छाई उनसे तो बर्दाश्त नहीं हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस जब लॉन्च हुई तो उसके अंदर बहुत बढ़िया वो एलईडी हर सीट के ऊपर लगे हुए थे और लोगों ने क्या किया, वही खा लिया। We can't digest good things, मतलब हमारी मेंटालिटी मानसिकता हम गरीब ही रहना चाहते हैं, हमारी सोच ही नहीं। ताजमहल 600 साल 500 साल पहले का बना हुआ है, आज भी ऐसे ही है और कहा जाता है कि उसकी जो नींव बनी हुई है प्लेटफॉर्म अंदर वो वुडन ब्लॉक से बना हुआ है, लकड़ी के ब्लॉक से, ना कि सीमेंट तो उस टाइम में थी नहीं। इवन की जो 7th सेंचुरी के अंदर राजराजेश्वर टेंपल साउथ में बना था वो अभी भी है, उसकी चोटी बनाने के लिए क्योंकि पत्थरों को एज इट इज लगा कर रखते थे, पेस्टिंग के लिए अलग ही टेक्निक को इस्तेमाल करते थे, सीमेंट और थी नहीं, सीमेंट तो ऊपर में लगी है, तो उन्होंने एक 4 मीटर किलोमीटर लंबा स्लोप बनाया था और उस स्लोप के जरिए हाथियों की सहायता से, हाथियों के द्वारा खींच के पत्थर को ऊपर ले जाया गया, मंदिर की चोटी तक ऐसे स्लोप बनाया गया, फिर उस पत्थर को वहां रखा गया, फिर उसको तराशा गया। अभी भी ऐसा राजा वन ने बनवाया था और अपने नाम से बनवाते थे राजा, तो इसलिए मंदिर का नाम राजराजेश्वर भगवान शिव का। यस, मैग्नीज भी मिलाते हैं। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो चीज फैक्ट्रीज में बनी है उसके लिए मार्केट भी होनी चाहिए, क्योंकि बनाकर चीजों को रखना ही नहीं, बेचने के लिए बना रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी क्या होना चाहिए, अच्छे से डेवलप होना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी हमें क्या चाहिएगा, रॉ yes. In 2016, with 95.6 million ton of crude steel production, India ranked third among the world crude steel producers. अगर बात करें 2016 में, तो भारत में 95.6 मिलियन टन पैदावार हुई थी या बनाया गया था स्टील को, और उस प्रोडक्शन के साथ भारत जो है वो तीसरे स्थान पर था। It is the largest producer of sponge iron. स्पंज आयरन होता है जो सॉफ्ट होता है। देखिए हम जो घरों में बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जाली वाला जो आता है स्टील बोल, वो भी स्टील का ही बना हुआ है, और हवाई जहाज भी स्टील से ही बना हुआ है। एल्यूमीनियम मिक्सर भी होता है बेटा। चलिए कोई मशीन है वो तो स्टील से बनी, और रेलिंग स्टील से बनती है बिल्डिंग्स में। Both are steel, but basic difference is there. Yes, in 2016, per capita consumption of steel in the country was only around 63 kg per annum against the world averages of 208. स्टील के उत्पादन में 2016 में हम तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश की तो प्रति व्यक्ति लगभग 63 किलोग्राम स्टील का इस्तेमाल हुआ, और अगर हम वर्ल्ड को दुनिया के साथ कंपेयर करें तो दुनिया में 208 किलोग्राम स्टील का इस्तेमाल होता है एवरेजली, यानी कि हमारा लेवल तो बहुत कम है, अभी हमें और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। जहां दुनिया में 208 किलोग्राम प्रति व्यक्ति स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो हमारे देश में तो केवल 63 किलोग्राम प्रति व्यक्ति स्टील का इस्तेमाल हुआ, यानी कि ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, हमें अपनी यूनिट्स को और ज्यादा बढ़ाना होगा। फिर हम कहेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होगा। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, कैसे स्टील बनता है ये प्रोसेस आप याद कीजिएगा, 1 मार्कर के अकॉर्डिंग आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है। पहले रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कहां तक, फर्नेस तक, भट्टियों तक, जहां उसकी प्रोसेसिंग करनी है। फिर आयरन लाइमस्टोन उसको मिक्स किया जाएगा, और कोक इज बर्न टू हीट द और, उस कच्चे लोहे को गर्म करने के लिए कोयले की भट्टी में डालेंगे,
फिर वो पिघल जाएगा, मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा, जिसे कि क्या और मॉड्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे या मॉड्यूल्स में डालेंगे, जिसे पिग्स कहा जाता है। देन शेपिंग, देन स्टीम मेकिंग। पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड, पिग आयरन को आगे प्यूरिफाई करेंगे, मेल्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग करेंगे, इंप्योरिटीज को अलग किया जाएगा, मैग्नीज, निकल और क्रोमियम को मिलाएंगे और बन जाएगा हमारा सॉलिड स्टील। रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग, और अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग इसको शेप में ढाल दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे प्राइवेट सेक्टर फर्म है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, ऐसे ही इंडिया की या पब्लिक सेक्टर फर्म है जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की थी स्टील बनाने के लिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल एक पब्लिक सेक्टर फर्म है और टिस्को टाटा जो है वो प्राइवेट